बच्चा लोग, दिस इज योर एजुकेटर उर्विजा और आप हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। गाइस, वी हैव लॉन्च दिस अमेजिंग सीरीज, एग्जाम्पलर सीरीज फॉर यू गाइस, ताकि आप लोग बोर्ड 2021 में जाने से पहले ऐसा एक भी क्वेश्चन ना मिस करें जो कि आप सोच रहे थे कि एग्जाम्पलर में था तो पर यार किया नहीं क्योंकि एग्जाम्पलर बहुत बोरिंग लगती है। सो वो एग्जाम्पलर की बोरियत को दूर करने के लिए ये सीरीज लॉन्च की है हमने, ताकि आप एग्जाम्पलर को एक आराम से एक इजी वे में समझ के उसके हर क्वेश्चन करें। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर भी सेम टू सेम एग्जाम्पलर के होंगे, यानी कि एग्जाम्पलर में जैसा क्वेश्चन नंबर वही क्वेश्चन नंबर इधर भी। तो तैयार हो आप लोग चलने के लिए एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कशन पे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग उसे कंटिन्यूएशन करेंगे। सो गाइस, आप इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज अनअकैडमी। अनअकैडमी गिव्स यू लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू दीज कोर्सेज। मीन्स अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है, एक बार में कोई क्लास नहीं समझ में आई, तो कोई इशू नहीं है, उस क्लास को कितनी भी बार देखिए विद एनी नंबर ऑफ डिवाइसेस, जस्ट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। अपने घर के कंफर्ट से बेहतर तो क्या ही चीज होती है यार। अगर कोई चीज आपको कोई घर के कंफर्ट में आराम से रजाई के अंदर सो के समझा रहा है, आप आराम से रजाई के अंदर सोए हुए हैं एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द निट्स एंड ग्रिट्स ऑफ द टॉपिक, सो उससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, बट गाइज उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपने प्लस पे नहीं अभी तक एनरोल किया है, अभी तक आपने प्लस नहीं देखा है, तो अनअकैडमी प्लस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग समथिंग न्यू, बिकॉज वी हैव द टॉप फैकल्टी ऑफ इंडिया, टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, यहाँ पे आपको मिलते हैं। और इन एजुकेटर्स के साथ साथ आपको बेनिफिट्स मिलता है, उनके सभी के सभी रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं फ्री में, सारे रिसोर्सेज आपको फ्री में मिल रहे हैं, उनके रिसोर्सेज आपको फ्री में मिलेंगे, उनकी क्लासेस आप ले सकते हैं। प्लस पे अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन करेंगे तो आप हर एजुकेटर की क्लासेस ले सकते हैं। एंड अगर आप अपनी एजुकेटर उर्विजा का रेफरल कोड यूज करेंगे विच इज URVIZA, जिसको आप प्यार से पिज्जा मैम भी बुलाते हैं, तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है। येस, यू विल गेट 10% ऑफ इफ यू आर अप्लाइंग माई रेफरल कोड, दैट इज URVIZA, your favorite pizza ma'am. So let us start today's class. बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, दैट इज 25th नंबर क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम्पलर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेगा और इससे कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम्पलर सीरीज है तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस किए जा रहे हैं ल्यूसिड मैनर में, ताकि आप इनको समझ के आगे बढ़े। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस में जो भी मैं पार्ट्स पूछूंगी रिएक्शन के, इनकी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। गाइस, गॉट इट? सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, फर्स्ट पार्ट सेज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आप लोगों को लिखना आता है कि नहीं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। देखो, जैसे ही आप ये क्लासेस कर रहे हो, अपने दिमाग में सोचना शुरू करो कि क्या मुझे इनका फॉर्मूला लिखना आता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही वर्ड के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ऐसा वो वर्ड दे देंगे एंड आपको उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, तुरंत कॉपी पेन उठा लीजिए एंड साथ के साथ इसको लिखिए। बताओ सोडियम कार्बोनेट तुम कैसे लिखोगे? सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे लिखोगे? इन इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो देता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जब आप एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो वो आपको दे रहा है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी आपको आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको खुद इसका आंसर लिखना है। जस्ट पॉज द वीडियो फॉर 2-3 seconds and write down the whole equation fast. Now I'm going to show you the correct equation of this particular question. How you're going to write it? Yes, here is the balanced and correct equation of this particular question. That is when you will put sodium कार्बोनेट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोडियम के आगे 2 क्यों लगाया एंड आपको पता है कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3।
लेकिन इसकी जो वैलेंसी होती है बच्चों, उसकी वैलेंसी होती है -2 एंड सोडियम की वैलेंसी होती है +1। जब भी आप दो चीजों को कंबाइन करते हो तो इनकी वैलेंसीज एक्सचेंज करते हैं, यानी कि 1 इधर लग जाएगा तो 1 आप नहीं लगाते हैं, 2 इधर लग जाएगा सोडियम के आगे। सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्टिंग विद HCl, मैम ना तो हाइड्रोजन के आगे कोई नंबर है ना तो क्लोरीन के आगे कोई नंबर है। क्या मतलब है इन चीजों का? इसका ये सिर्फ मतलब है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो -1 और +1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिया जाता है। आपको ये नहीं भी दिया हो सकता है कि सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट को आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा। हो सकता है कि आपको ये बात नहीं बताई गई हो कि क्या बनेगा, तो आपको लिखना है कि मुझे पता है कि जब भी मैं सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हूँ तो सोडियम क्लोराइड बनता है, एक नमक बनता है एंड एक बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, which is your baking soda, guys. This is your baking soda. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है आपका। B part says sodium hydrogen carbonate on a reaction with hydrochloric acid gives sodium chloride, water and liberates carbon dioxide. Before moving ahead, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, what is sodium hydrogen carbonate? हम सबको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नथिंग बट बेकिंग सोडा। क्या आप जानते हैं कि बेकिंग सोडा में जब भी कोई एसिड डालते हैं तो उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप बेकिंग सोडा को ना बच्चों, जब भी आप बेकिंग सोडा को किसी एसिड के साथ, वैसे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई ईडेबल एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट एन ईडेबल एसिड, यानी कि टार्टेरिक एसिड जो कि आपकी इमली में पाई जाती है वो मोस्टली हम रखते हैं, क्योंकि कभी भी आप बेकिंग सोडा के साथ जब एसिड मिक्स करते हैं तब वो बन जाता है बहुत ही कॉमन नाम वाला, क्या, बेकिंग पाउडर, जो कि आप अपने केक की रेसिपी में, भटूरों की रेसिपी में, या फिर कोई भी चीज जिसमें आपको फ्लफीनेस चाहिए, इडली हुआ, डोसा हुआ, बट वट एवर, आप उसमें बेकिंग पाउडर मिक्स करते हैं ताकि उसमें फ्लफीनेस आए। फ्लफीनेस के लिए क्यों आती है फ्लफीनेस? आपने अभी देखा कि आपने सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट में जैसे ही HCl मिलाया विच इज एन एसिड, वैसे मैं अगर बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो आप उसमें टार्टेरिक एसिड डालते हैं, बट एनीवेज वो तो इसलिए डालते हैं क्योंकि हमें खाना है। मगर बेकिंग सोडा कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है एंड नमक बनाएगा क्योंकि ये इसके साथ क्लोराइड है। अदरवाइज वो टार्टरिक एसिड के साथ कोई उसका ही कंपाउंड बना देता है, विच यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इतनी ज्यादा इवॉल्व होती है ना, इतनी ज्यादा एफिरेंटली, वो क्या करता है, वो जाके हमारे डो, जो हम डो बनाते हैं या फिर जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें जाके छुप जाता है, उसमें कैप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा, देखो एयर तो वॉल्यूम लेती ही है, एयर हैज नो शेप, एयर कांट बी सीन, बट एयर हैज वॉल्यूम। एयर की वॉल्यूम होती है, मानते हैं, तो वो वॉल्यूम अपनी ले लेगा, जितनी भी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज हो रही है उतना ज्यादा फ्लफीनेस। आप कभी भी अगर भटूरा खाते हैं, भटूरा खाने के, छोले भटूरे के शौकीन है, तो एक बार दुकान की बैक साइड जाके ना भटूरे का डो कैसे बनाया जाता है वो जरूर देख लीजिएगा। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। भटूरे के लिए इतना मैदा लिया, दे टुक दिस मच मैदा एंड दे टुक वाटर एंड दिस मच बेकिंग पाउडर दे टुक, मतलब हाफ जितना उसने मैदा लिया ना उतना उसका हाफ उसने बेकिंग पाउडर लिया। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज जस्ट थिंकिंग मे बी दिस मे बी सॉल्ट, वाइट कलर का दिखता है, और दिस माइट बी मैदा ओनली, बट देन आई आस्क्ड हिम व्हाट इज दिस, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मिक्स्ड मैदा, so what is this? So he said this is baking powder. So then I got to know why हमारे घर के भटूरे क्यों नहीं इतने फूलते हैं
एंड इनके भटूरे भाई साहब इतने मोटे फूल जाते हैं, इतने मोटे। वो क्या होती है, कौन सी गैस भरी होती है छोले भटूरे में? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। ये आपका रिएक्शन जो है बेकिंग पाउडर बनाने का रिएक्शन है। बेकिंग पाउडर बनाने का रिएक्शन होता है बेकिंग सोडा में कोई भी एसिड डाल दो, वैसे आप ईडेबल एसिड डालो एक्वस सॉल्यूशन में तो आपको मिलेगा सोडियम का कोई भी सॉल्ट, water and carbon dioxide. This is how you will write this particular equation which I showed you, and this equation is perfectly balanced. You do not need to balance it. This is perfectly balanced equation and you do not need to worry about balancing it. Then the question C says, question C is saying that copper sulfate CuSO4 which is blue in color. Never forget that because so many times सेम क्वेश्चन का पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट एक चीज है जिसका कलर ब्लू है, ये उसने ये किया, उसने वो किया, फलाना किया, ढिमका किया। बट अगर आपको पता है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, योर मोस्ट ऑफ द मुश्किल विल बी मेड आसान। ओके, सो कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम आयोडाइड। व्हाट इज पोटेशियम आयोडाइड? पोटेशियम इज के। नेवर एवर राइट पोटेशियम एज पी। I used to do this mistake when I was in school. I always used to get confused between potassium and phosphorus. So most of the time I used to write P in place of K. Potassium K होता है ना कि P होता है. Never make such mistake, guys. Don't be silly like your educator. Now I am okay with that. Copper sulfate on treatment with potassium iodide precipitate cuprous iodide. Precipitate बना लेता है cuprous iodide का. मे बी ये पूरा रिएक्शन ना दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम सल्फेट बन जाता है एंड आयोडीन गैस लिबरेट होती है। पोटेशियम कॉपर आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। दिस इज द होल रिएक्शन। कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विथ पोटेशियम आयोडाइड, इट इज गिविंग cuprous iodide and iodine गैस भी रिलीज हो रही है एंड कॉपर सल्फेट। नाउ so many student will know कि ठीक है कॉपर सल्फेट के साथ चला जाएगा और कॉपर आयोडीन के साथ चला जाएगा एंड आयोडीन के एंड पोटेशियम के साथ सल्फेट आ जाएगा। दे विल राइट दिस मच, ठीक है, इतना लिख देंगे वो। लेकिन उसके बाद ये नहीं लिख पाएंगे, आयोडीन की गैस नहीं लिख पाएंगे कि आयोडीन की गैस रिलीज होगी। here they will make mistake, यहीं पे वो लोग मिस्टेक करेंगे एंड देयर मार्क्स विल बी कट। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि whenever such reaction is happening, हमेशा याद रखिए कि आयोडीन की गैस भी रिलीज होगी पोटेशियम सल्फेट के साथ साथ। 26 क्वेश्चन सेज अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। एक सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट, जब इसको मिक्स किया जाता है AgNO3 के साथ, एंड इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। एक इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस बनता है। Write the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction. Oh my god, I have already given the answer of this question. Did I include? Okay, it was already there. So the solution KCl and AgNO3 form white precipitate of AgCl. Why so? Because Ag will get replaced by potassium because potassium is the most reactive metal. Potassium most reactive metal होता है। It will form white precipitate of AgCl. This is a double displacement reaction. ये एक white precipitate बनाएगा AgCl की, ये एक double displacement reaction है because इसमें पोटेशियम ले लेता है सिल्वर की जगह एंड सिल्वर ले जाता है पोटेशियम की जगह। एंड white precipitate क्या है? ये सिल्वर क्लोराइड का white precipitate है। ये white precipitate किस चीज का है? सिल्वर क्लोराइड का। 27th क्वेश्चन क्या कहता है? We will just be doing 30 questions today, and this chapter I think have around 60 question we have. I will check it. I think I will have to take 4 or 5 parts, but each and every part will be around half an hour or 40 minutes. तो आप लोगों को आराम से समझ के आगे बढ़ना है। एंड इफ यू फाइंडिंग दिस वीडियो स्लो तो आप इसको 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं। Ferrous sulfate decomposes with evolution of gas. Now, how will you write ferrous sulfate? This is the main question. यहीं पे सब लोग फंसेंगे। Fe2SO4, Fe3SO4, FeSO4. Now, this is your thing.
आप कैसे लिखना चाहेंगे इसको? अभी मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे फेरस सल्फेट सही लिखते हैं। आप लोग अभी लिखिए, जस्ट नाउ राइट इट डाउन एंड देन टेली करिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है एंड रिलीज कर रहा है गैस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। Write the chemical reaction involved and identify the type of reaction. Whenever a single thing is burning और एक single thing कुछ भी हो रही है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक सिंगल चीज दो या दो से ज्यादा बनाती है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अभी इसमें क्या चीज, क्या रिलीज हो रहा है, क्या बन रहा है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है? इट हैज ऑलरेडी बीन सेड कि इसमें ऑर्डर बन रही है सल्फर की, तो ऑब्वियसली सल्फर की गैसेस रिलीज होंगी। FeSO4 बाइसो, बिकॉज Fe की इसमें आपने लिया वैलेंसी 2 एंड सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। ओके, व्हेन फेरस सल्फेट इज डिकम्पोज्ड इट विल गिव फेरस का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। द हीटिंग ऑफ, इसकी एक्सप्लेनेशन है, द हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट गिव ferric oxide and mixture of ferrous dioxide and sulfur trioxide gas. This is an example of thermal decomposition क्योंकि गर्म किया जा रहा है and order of burning sulfur is due to sulfur dioxide and order of burning sulfur is due to the sulfur dioxide gas. Guys, एक चीज आपको याद रखनी है कि never 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 go to the exam hall without practicing all the formula. ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, लेड आयोडाइड है, एंड आपका आप पूछ लीजिएगा पोटेशियम आयोडाइड, यू विल ऑल्सो राइट दैट रॉन्ग। तो ये सभी चीज़ें, जिंक, सोडियम जिंकेट नहीं है पता आपको कैसे लिखा जाएगा। तो ये सभी कुछ कॉमन नेम्स हैं जिनको आप ज़रूर लिख के जाइए पेपर देने से पहले, ना एक बार नहीं बहुत बार, क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चों 100% बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के, क्योंकि जो आपका पार्ट्स कटा है ना उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं है, जो कैंसल्ड आउट पार्ट है ना उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं है। और ये एक बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, केमिकल रिएक्शन टफ पार्ट होता है नो डाउट, उसमें मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो आप लोग जाइए, लेकिन सभी के सभी केमिकल के फॉर्मूले रिवाइज करके जाइए, जो भी आपके पेपर में, जो भी आपके एनसीईआरटी में एटलीस्ट और एग्जाम्पलर में है वो ज़रूर लिख लीजिए। आई वुड सजेस्ट कि जो भी मैं यहाँ पे करा रही हूँ उसको एक बार कॉपी में ज़रूर लिख दीजिएगा, दैट विल बी इनफ। एग्जाम्पलर ऑलरेडी एक लेवल हाई पढ़ाती है, आपने मतलब जो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा उससे एक लेवल अप। दिस इज वाई एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तभी मैं करा रही हूँ। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आई वुड नॉट हैव डन इट। इट इज इंपॉर्टेंट, इट हैज़ बीन नोटिस्ड कि बहुत सारे क्वेश्चन आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एग्जाम्पलर डायरेक्टली। 28th क्वेश्चन इज व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट? जो फायरफ्लाइज होती है वो रात को चमकती क्यों है? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत लोगों को इस क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई डोंट थिंक कि आपके सिलेबस में भी है, बट मतलब फायरफ्लाइज रात को चमकती क्यों है? व्हाट इज फायरफ्लाइज? जुगनू सुना है आप लोगों ने नाम? जुगनू, भाई गांव में बहुत जुगनू होते हैं, जो भी गांव में रहते हैं बच्चे, गांव में बहुत जुगनू होते हैं, रात को सोओगे तो चलते 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 दिखेंगे। आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा आप लोगों को इसका आंसर जानने के लिए। सो आर यू गाइज रेडी? सो आई एम हियर डिस्क्लोजिंग द आंसर। जो फायरफ्लाइज होते हैं उनके पास एक ल्यूमिनस बैग होता है, यानी कि उनके थोड़ा सा अंदर के बॉडी के अंदर बैक साइड में एक बैग होता है जो कि प्रोटीन से भरा होता है। उस प्रोटीन का नाम होता है ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है ल्यूसीफेरेर एंजाइम की प्रेजेंस में। जब ये ल्यूसीफेरिन प्रोटीन में ऑक्सीजन ऐड होता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? देखो एंजाइम भी एक प्रोटीन होता है, ठीक है, और एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी चीज को इनेबल करते हैं, किसी भी रिएक्शन वगैरह को करने के लिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरेर एंजाइम, ये एक एंजाइम है ल्यूसीफेरेर, इट इज अ वेरी न्यू नॉलेज, आई डोंट थिंक कभी भी किसी को पता होगी अभी तक। एक ल्यूसीफेरेर एंजाइम होता है, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन को बर्न करता है, ऑक्सीडाइज करता है वो,
और उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में which with emission of light which occurs due to the oxidation of magnesium, hence they glow at night. The oxidation of luciferin occurs in the presence of luciferase enzyme with emission of light which occurs due to the oxidation of magnesium. इस प्रोटीन में मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है एंड इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से लाइट भी आती है और इस वजह से ये रात को ग्लो करते हैं. सो गाइज ल्यूसिफेरिन एंजाइम, ल्यूसिफेरेट एंजाइम एंड ल्यूसिफेरिन प्रोटीन के ऑक्सीडेशन की वजह से एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑल्सो ये ग्लो करते हैं रात को. 29th क्वेश्चन, ग्रेप्स जो होते हैं जब तक पेड़ पे होंगे वो फर्मेंट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही पेड़ से तोड़ दिए गए और कुछ दिनों के लिए रख दिए गए, आप देखोगे वो सड़ जाएंगे, फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा. उनको ज्यादा टाइम तक एक बंद डिब्बे में रखोगे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ रहे तो वो बन जाएगी आपकी अल्कोहल. योर ब्रांडेड विस्की बन के तैयार हो जाएगी वो. व्हाई इज इट हैपनिंग? क्यों नहीं पेड़ पे वो दारू बन रही है? क्यों वो बंद करने उतारने के बाद प्लकिंग के बाद हो रही है? आंसर इज वेरी सिंपल. आफ्टर प्लकिंग ग्रेप्स फ्रॉम प्लांट्स, fermentation of sugar is carried out in the presence of yeast. जब भी आप उसको प्लक कर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है. प्लांट तक ऑक्सीजन था, प्लांट जब तक था तब तक वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसमें ऑक्सीडेशन मिल रही थी. बट अभी क्या हो रहा है, अभी उसको बिना ऑक्सीजन के जीना पड़ेगा. बिना ऑक्सीजन के जब भी आपको पता है यीस्ट के फर्मेंटेशन का क्या प्रोसेस होता है. Whenever C6H12O6 without the presence of oxygen yeast होता है, अगर पहले तो ये पायरुवेट बनता है, पायरुवेट के बाद ये ऑलवेज बनाएगा इथेनॉल, जिसको आप अल्कोहल कह सकते हैं, वाटर प्लस एसिड. विच एसिड? इट विल ऑल्सो फॉर्म एसिड. तो हमारे बॉडी में बनाता ही ये बनाता है वो, बट अगर बॉडी के बाहर होगा तो वो बनाएगा इथेनोइक एसिड. सो इथेनोइक एसिड बनाएगा, वो जो उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंस है ना, वो जो उसके अंदर शुगरी सब्सटेंस प्रेजेंस है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए आपका इथेनॉल बनाता है. एंड ग्रेप्स अगर अटैच होगा, प्लांट्स इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नो फर्मेंटेशन पॉसिबल कैन बी पॉसिबल अंडर एरोबिक कंडीशन. जब तक वो पेट से अटैच रहेगा तब तक कुछ भी एरोबिक, सारा कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और कोई भी एनारोबिक प्रोसेस उसमें नहीं हो सकता है. हेयर फर्मेंटेशन इज अ केमिकल चेंज एज इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस. और ये एक केमिकल चेंज क्यों है? केमिकल चेंजेस के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं? या तो स्टेट में चेंज आए, कलर में चेंज आए, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस हो. दीज आर द थिंग्स. सो दिस इज अ केमिकल चेंज, नॉट जस्ट अ फिजिकल चेंज. ओके. 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. Which among the following are physical or chemical changes? Evaporation of petrol. What do you think? पेट्रोल का इवापोरेशन एक केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? लीव पेट्रोल, पेट्रोल छोड़ दो. तुम बताओ गैस जब आप जलाते हो नेचुरल गैस, तो उसका क्या होता है? वो एक केमिकल चेंज है या गैस, यानी कि अच्छा एलपीजी का नीचे दिया ही हुआ. ओके, पेट्रोल का ही कर लेते हैं फिर. लेट अस टॉक अबाउट पेट्रोल ओनली. पेट्रोल अगर आप बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल का क्या फॉर्मूला होता है वैसे? C8H18, राइट? C8H18 which is, this is also an alkane. डबल प्लस 2 मैंने आपको बताया है, जब भी एल्केन को आप बर्न करोगे इट विल ऑलवेज गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, ऑलवेज. So this is an example of chemical change, क्योंकि ये केमिकल ब्रेक डाउन हो रहा है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज. ओके. I was talking about burning of petrol. I'm so sorry. It is evaporation of petrol. I'm so sorry. Evaporation, मैंने burning का आपको एग्जाम्पल दिया है. ये एक केमिकल चेंज होगा अगर burning पूछा जाएगा. But in this question, you have been asked कि evaporation हो रहा है, which is not burning. यानी कि इसका water निकल रहा है,
ये इसमें से जो भी आप कुछ इवापोरेशन कर रहे हो थोड़ा बहुत, इसमें से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाएंगे, बाकी कॉम्पोजिशन विल रिमेन सेम। सो अगर इधर इवापोरेशन की जगह बर्निंग लिखा होता, इवापोरेशन की जगह अगर इधर बर्निंग लिखा होता तो आप क्या लिखते हैं? अभी मैंने आपको बताया C8H18 अगर बर्न होगा तो ये CO2 बनाएगा ही बनाएगा, वाटर बनाएगा ही बनाएगा, तब आप केमिकल चेंज लिखते। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि ये हमेशा, या तो आप मीथेन बोल दो, मीथेन इज ऑल्सो इज अ गैस, ठीक है, ये इसी तरीके की गैस होती है। तो बर्निंग की अगर कभी भी किसी की बात की जाएगी, किसी भी आपके फ्यूल की बर्निंग की बात होगी तो वो हमेशा केमिकल चेंज होगा। अब बताओ, हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, एक आयरन रॉड को तुम रेड हॉट कर रहे हो, फिर वो ठंडा होकर दोबारा वो आयरन ही रहेगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इट इज अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज? It is obviously a physical change. Nothing is changing. Iron is not changing into its oxide. या अगर वो आयरन गल भी जाएगा ना, अगर वो मेल्ट भी हो जाएगा, देन ऑल्सो इट विल बी अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, नाउ मिल्क की बात कर लेते हैं। मिल्क जब कर्डल हो जाता है, यानी कि जब वो दही बन जाता है, तो उसका पीएच भी डाउन जाता है, यानी कि वो और एसिडिक हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। जो लैक्टोबैसिलियस आपके उसमें पहले जो कीड़े थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, अब वो लैक्टिक एसिड बना चुके हैं बहुत ज्यादा। तो इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन? किसी चीज को भाप में उड़ जाना। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, वो भाप में उड़ गई। What do you think, it is a chemical change or a physical change? I know what it is. Just relate it with the first part. A से relate करो, you will yourself get the answer. It is a physical change because आपको वो किसी केमिकल में चेंज होता नहीं दिखेगा, वो उड़ जाएगा हवा में वैसे का वैसा ही केमिकल रिएक्शन लेके, वो आपको कुछ भी रेजिड्यू नहीं देगा, वो आपको कुछ भी पीछे का और प्रोडक्ट नहीं छोड़ेगा जिसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, वो सब्लिमेशन हो गया उसका, यानी कि वो उड़ गया। सब्लिमेशन मतलब, सब्लिमेशन आप कैम्फर बोल सकते हो, कैम्फर का सब्लिमेशन होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन distinguish between all these. So this is these were the questions, 30 questions तक हमने कर लिया। We will discuss the next questions in the next part. तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मेरी ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, ताकि मैं और हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लाती रहूं, ताकि आप एग्जाम से डरो मत, रो मत यार, अच्छा परफॉर्म करो। एवरीबडी वांट यू टू परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करिए एंड बहुत ही अच्छा स्कोर करिए। थैंक्स लॉट गाइज। एंड आप लोग बिल्कुल भी प्यार नहीं दे रहे हैं मेरी पुरानी वीडियोस को। इफ यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट, सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू सस्टेन दिस, यू नो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबने पढ़ा है। मैम कम अप विद द मेंटी क्विज ऑफ एवरी चैप्टर, मेरे से पूरा पिछली वीडियो में किसी ने बोला, तो श्रेया आपको मैं इस वीडियो में आंसर दे देती हूँ। बच्चे अभी हम लोग इस चैनल पे लाइव नहीं आ पाते हैं, इसीलिए प्रीमियर किया जाता है, और लाइव नहीं आने की वजह से मेंटी क्विज भी नहीं हो पा रहा है। मैम पीडीएफ सेंड कर दिया करो ना प्लीज। बच्चे पीडीएफ का अभी कुछ हो नहीं पा रहा है, पीडीएफ की जगह आप लोग अभी अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वी विल डू समथिंग। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पीडीएफ से भी आने, पीडीएफ में इस पीडीएफ पे कम अप करने की इन चीज़ों के लिए, सो दैट वी कैन हेल्प मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। ओके, एंड अगर आप उससे जुड़े हैं, ऑब्वियसली अगर आप जुड़ रहे हैं हमसे ऑन अनअकैडमी, तो अनअकैडमी पे फ्री पीडीएफ सबको मिलते हैं हर चीज़ के। ओके, सो गाइज वन मोर थिंग इज दैट कि अगर आप प्लस के प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुड़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको हर क्लास के, बायोलॉजी के हर क्लास के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। आप प्लस पे जुड़िए हमसे, अप्लाई करिए मेरा प्रोमो कोड, दैट इज रेफरल कोड विच इज URVIZA। मिलते हैं आपसे प्लस की क्लासेस में एंड स्पेशल क्लासेस में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम्पलर से डरना नहीं, NCERT से डरना नहीं है। डू वेल इन योर एग्जाम।